नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2020 में पूछे गए हिंदी प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप विगत वर्षों में सभी वर्षों में जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पूछा गया था कि क वर्ग में आने वाले वर्ण हैं। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा टोटल 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो हमसे क वर्ग के बारे में पूछा गया। तो क में कौन कौन से आते हैं? क आता है, ख आता है, ग आता है, घ और अंग। ठीक है, चलिए चारों विकल्पों में देखिए क दिया गया है, च और ट ये अलग वर्ग के हैं तो हमारा उत्तर नहीं होगा। क च अलग वर्ग का है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। क ख प ब जो है वो प वर्ग का है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर 2 की क ग घ, देखिए क वर्ग में क ग घ, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चारों विकल्पों में देखिए कुमुदनी लिखा गया है तो हमसे पूछा गया कौन सा सही है। तो देखिए कुमुदनी, पहला लिखा गया कुमुदनी, तो कुमुदनी नहीं होता है बल्कि कुमुदनी होता है तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए कुमुदूनी लिखा गया है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए चौथे विकल्प में कुमदूनी लिखा गया है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। कुमुदिनी होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था ब वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो देखिए मुख के विभिन्न अवयवों से विभिन्न प्रकार के वर्ण उच्चारित होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग क वर्ग की बात करें तो क वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से। किससे? कंठ से। उसके बाद से च वर्ग की बात करें तो ये किससे उच्चारित होते हैं? तालु से। उसके बाद से ट वर्ग की बात करें तो ये किससे उच्चारित होते हैं? मूर्धा से। उसके बाद से त वर्ग की बात करें तो ये किससे होते हैं? दंत से। और प वर्ग की बात करें तो ये किससे होते हैं? ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से। अब देखिए प्रश्न में हमसे ब के बारे में पूछा गया। ब किस वर्ग में आएगा? देखिए प वर्ग में आता है, प फ ब, प वर्ग में आ रहा है तो प वर्ग किससे उच्चारित होगा? ओष्ठ से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द देखिए कृतज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है जो पहले कभी ना हुआ हो। देखिए ये मिसप्रिंट है, क्या है? जो पहले कभी ना हुआ हो, तो जो पहले कभी ना हुआ होता है उसे हम लोग अभूतपूर्व बोलते हैं। देखिए भूतपूर्व का मतलब क्या होता है? जो पहले हुआ हो। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, यानी कि पहले हो चुके हैं। और अ का मतलब क्या हो गया? जिसमें अ लग जाता है, यानी कि जो पहले ना हुआ हो, यानी कि अभूतपूर्व यानी कि जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्वर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो स्वर की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वे वर्ण या ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं उसे हम लोग स्वर बोलते हैं। और स्वर का उदाहरण भी आपको बताना था तो आप उदाहरण लिख सकते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, ये सभी स्वर होते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं। लेकिन अगर व्यंजन की बात करें, जैसे कि मान लीजिए क हो गया, तो क जो है वो स्वर के साथ ही इसका उच्चारण होगा। जैसे कि देखिए क में पहले से देखिए ये क के नीचे हलंत लगाए, इसका मतलब ये स्वर रहित है। और जब इसमें अ लग जाएगा तब ये पूरा जाकर के क बनता है। तो ये अ क्या है? ये स्वर है। और व्यंजन क्या है? ये क के नीचे हलंत वाला है। और जब व्यंजन का स्वर से मेल होता है तब जाकर के पूरा व्यंजन बनता है। तो प्रश्न में हमसे सिर्फ स्वर के बारे में पूछा गया था, स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं उसे हम लोग स्वर बोलते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था ऊष्म व्यंजन कितने हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या टोटल 4 है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म होना, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से, विभिन्न अवयवों से टकराए और सांस में एक गर्मी पैदा कर दे उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? तालव्य श, इसके बाद से मूर्धा स, फिर स, फिर ह। ये 4 व्यंजन जो होते हैं जो कि ऊष्म व्यंजन के तौर पर जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोल करके देखिए श, स, स, ह। थोड़ा सा
वायु जो है वो मुख के विभिन्न अवयवों से टकराता है, जिसकी वजह से मुख में जो है एक गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इसे उष्म व्यंजन के तौर पर कहते हैं। यानी उष्म व्यंजन टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। हमसे बस इतना ही पूछा गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तालव्य श, मूर्धा श, स, ह। अगला प्रश्न पूछा गया था, अतिथि एवं अभूत शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो पर्यायवाची में बताना है। तो अतिथि की पर्यायवाची की अगर हम लोग बात करें तो पहला आप इसका लिख सकते हैं मेहमान, और इसका दूसरा पर्यायवाची आप लिख सकते हैं आगंतुक। क्या हो जाएगा? आगंतुक। 2 ही आपको लिखना था, तो मेहमान और आगंतुक आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत होते हैं, जैसे पाहुन हो गया, अभ्यागत हो गया, गृहागत हो गया, ये सभी अतिथि के पर्यायवाची होंगे। अब बात करेंगे अभूत की। अभूत में जो मूल शब्द है वो भूत है, यानी कि जो समय बीत चुका होता है उसे हम लोग भूतकाल बोलते हैं। तो भूत में अ जुड़ा हुआ है, अ का मतलब होता है नहीं, यानी कि जो भूत नहीं है, यानी कि वर्तमान की बात की जा रही है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान हो जाएगा और मौजूदा हो जाएगा। दो ही हमसे पूछा गया था, तो वर्तमान और मौजूदा अभूत का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी बिल्कुल यूनिक की बात की जा रही है, तो इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे लिखेंगे अद्वितीय। ठीक है, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अद्वितीय सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंधों में काना राजा का आशा क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सम्मान पा लेता है, क्योंकि सभी मूर्ख हैं और जो थोड़ा बहुत पढ़ा भी लिखा होगा तो उसको सभी लोग तवज्जो देंगे। यही बोला जाता है अंधों में काना राजा। ठीक है, अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सम्मान पा लेता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुलेख किसे कहते हैं? तो देखिए, अनुलेख 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला अनु और दूसरा लेख। लेख का मतलब होता है लिखना, और अनु का मतलब होता है अनुकरण करते हुए, यानी किसी चीज को देखते हुए लिखना। आप लोग देखते होंगे प्राइमरी स्तर के बच्चों के कॉपियों में टीचर के द्वारा ऊपर ऐसे लिख दिया जाता है क, ख, ग, घ, अंग, और पूरे पेज में बच्चे इसी को देख करके क, क, ख, ख, ग, ग, घ, घ, अंग लिख रहे होते हैं। तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं अनुलेख, यानी कि जो चीज लिखा गया है उसी का अनुकरण करते हुए वही चीज नीचे लिखना या फिर उसके बाद लिखना। ठीक है, तो अनुलेख क्या हो गया? अनुकरण करते हुए लिखना, इसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण लिखिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया स्वर वाले प्रश्न में कि व्यंजन क्या होते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वर की जरूरत पड़ती है, स्वर की मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण क्या दिया था? क वर्ड का उदाहरण दिया था। तो क कैसे बना हुआ है? क बना हुआ है आपका क स्वर रहित, यानी नीचे हलंत प्लस स्वर अ मिलकर के, तो ये स्वर हो गया, और ये वाला जो है इसी को बोलते हैं व्यंजन। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन यहां पर देखिए, ये पूरा स्वर के साथ मिलने से ये व्यंजन बनेगा, और ये स्वर रहित व्यंजन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? स्वर रहित व्यंजन, और पूरा व्यंजन ये वाला होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्यंजन किसे कहेंगे? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए, जिनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग व्यंजन बोलते हैं। यानी ऐसे वर्ण जो बिना स्वर की मदद से नहीं बोले जा सकते, उसे ही हम लोग व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब इसी प्रश्न में अगला पूछा गया था कि अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले तो जानिए अंतस्थ व्यंजन होता क्या है। तो अंतस्थ में पहला जो अंतः लिखा गया, इसका मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर, यानी कि भीतर, यानी कि उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। टोटल 4 प्रकार के होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्यों अर्ध स्वर कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है, लेकिन कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। इसीलिए ये चारों जो अंतस्थ व्यंजन हैं इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो य, र, ल, व इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, सरस्वती एवं बसंत शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो पहला दिया गया सरस्वती, तो सरस्वती के 2 पर्यायवाची हमें बताना है। तो पहला आप लिख सकते हैं भारती। ठीक है, और दूसरा आप लिख सकते हैं वीणा पाणी। क्या हो जाएगा? वीणा पाणी। ठीक है, इसके अलावा की अगर बात करें तो वागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानदा,
हंसवाहिनी, वागीश्वरी, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। हमसे सिर्फ 2 ही पूछा गया था, तो आप इतना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें बसंत का पर्यायवाची, हमसे पूछा गया है। बसंत के पर्यायवाची में पहला आप लिख सकते हैं ऋतुराज, क्या हो जाएगा? ऋतुराज। दूसरा हो जाएगा आपका ऋतुपति या फिर पुष्प समय, क्या लिख सकते हैं? पुष्प समय। इसके अलावा अगर बात करें तो बहार, इसके अलावा सुरभि, माधव, कुसुमाकर, ऋतुपति, मधुमास, मधु, मधु ऋतु, ये सभी जो है वो बसंत के पर्यायवाची होते हैं। हमसे केवल 2 ही पूछा गया था, तो कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। ऋतुराज, बहार आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्प प्राण की। तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमारे मुख से कम श्वास निकलता है, वे अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग, जैसे कि मैंने आपको कौन कौन सा वर्ग बताया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होंगे, जैसे कि क वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से वर्ण होते हैं? क, ख, ग, घ और अंग। तो ये पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। जैसे कि बोल करके देखिए, क बोलेंगे तो मुख से कम वायु निकलेगा, ग बोलेंगे तो मुख से कम वायु निकलेगा, अंग बोलेंगे तो मुख से कम वायु निकलेगा। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, मैंने कौन कौन से बताए थे? य, र, ल और व, ये भी हमारे अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो अल्प प्राण की परिभाषा आप समझ चुके होंगे। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे महाप्राण की। तो महाप्राण में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा अल्प प्राण का। अल्प प्राण में कम वायु निकलती थी, इसमें ज्यादा वायु निकलेगा। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ती है वे महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे आप और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा वाला वर्ण, देखिए पहला, तीसरा, पांचवा तो हो चुका है, तो जो बचा हुआ है यानी दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का जो वर्ण होगा। और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? तालव्य स, मूर्धा स और ह। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ये सभी जो होते हैं वो महाप्राण ध्वनि होती है। जैसे कि ख बोल करके देखिए, ख बोलेंगे तो आपके मुख से ज्यादा वायु निकलेगी, घ बोलेंगे तो मुख से ज्यादा वायु निकलेगी, क बोलिए और ख बोलिए, देखिए क तो मुख से कम वायु निकल रहा है, ख देखिए हवा ज्यादा निकल रही है। तो जो भी वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा वायु निकलती है उसे महाप्राण बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन, ये सभी जो होते हैं वो महाप्राण ध्वनियां होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था सस्वर वाचन किसे कहते हैं। देखिए वाचन का मतलब होता है बोलना। वाचन का मतलब क्या होता है? बोलना। किसी भी लिखी हुई चीज को अगर आप मन में पढ़ रहे हैं तो उसे मौन वाचन बोलेंगे, और अगर लिखी हुई चीज को आप बोल बोल करके पढ़ रहे हैं तो उसे सस्वर वाचन बोलते हैं, ठीक है। तो सस्वर वाचन का मतलब क्या हो गया? आप समझ चुके होंगे कि लिखे हुए लेख को बोल बोल करके पढ़ना, इसे बोलते हैं सस्वर वाचन, ठीक है। चलिए अब हमसे ये पूछा जा रहा है भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो उद्देश्य के बारे में आप लिख सकते हैं कि उच्चारण को शुद्ध करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे कि बच्चा जब प्राइमरी में जाता है तो वो तुतला के या फिर सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पाता है, लेकिन पहले टीचर के द्वारा उच्चारण करके बताया जाएगा, उसके बाद बच्चा बोल करके स्वर सहित यानी कि बोल करके जब उच्चारित करेगा तो उसका जो एक तरीके से गलत उच्चारण हो रहा था वो अभ्यास के माध्यम से उसको सही किया जा सकता है। तो एक तो उच्चारण को शुद्ध करने में मदद मिलती है, दूसरा विषय वस्तु को पढ़ करके इसका अर्थ भाव ग्रहण करने की योग्यता बच्चों में आती है। इसके अलावा मौखिक पठन द्वारा आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता भी विकसित होता है। जैसे कि बच्चे जब मन में पढ़ेंगे तो अन्य बच्चों के संपर्क में नहीं आते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअली वो पढ़ रहा होता है। लेकिन जब बच्चे सस्वर वाचन करते हैं तो जैसे कक्षा में आप देखते होंगे कि एक बच्चा खड़ा होकर के किताब से पढ़ रहा है और बाकी बच्चे उसके पीछे पीछे बोलते हैं, तो इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वहीं बोला जा रहा है कि इसके माध्यम से बच्चे में आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा अगला उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि ध्वनियों के उचित आरोह अवरोह तथा विराम चिन्ह को ध्यान में रख करके पठन करने में ये बच्चों को निपुण बनाता है। तो ये प्रमुख उद्देश्य हो गया। अब इसके महत्व के बारे में भी पूछा गया, तो महत्व के बारे में आप लिख सकते हैं
कि इससे अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है। अक्षर विन्यास कहने का मतलब कि जैसे मैंने एक शब्द लिखा राम, तो राम में कौन कौन से अक्षर आए हुए हैं या फिर वर्ण आए हुए हैं, तो आप कहेंगे पहले र आया हुआ है, इसके बाद से अ की मात्रा आई हुई है, क्योंकि र क्या है, एक व्यंजन है। तो व्यंजन जो होता है वो स्वर के साथ उसका उच्चारण होता है, तो ये स्वर रहित व्यंजन हो गया और ये अ मिलकर के पूरा ये र पूरा बनता है। इसके बाद से इसमें देखिए आ की मात्रा लगी हुई है, इसके बाद से म आया हुआ है प्लस अ आया हुआ है, ठीक है। यानी कि राम कैसे बना, ये इस प्रकार के अक्षरों के मेल से बना हुआ है। तो जब बच्चा बोल करके पढ़ता है, जैसे राम बोलेगा, तो बच्चे स्टार्टिंग में कैसे पढ़ना सीखते हैं, र पर आ की मात्रा रा म, इस प्रकार से टोटल मिलाकर के वो राम पढ़ते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं अक्षर विन्यास। तो इससे बच्चों में अक्षर विन्यास शुद्ध होता है, ये महत्व के बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरा, शब्द भंडारण में भी वृद्धि होता है, क्योंकि बच्चे जब बोल बोल कर पढ़ेंगे तो नए नए शब्दों के बारे में जानेंगे और इससे उनमें वोकैबुलरी डेवलप होती है। इसके अलावा जो दृश्य के लिए इंद्रियां हैं, यानी आंख और ध्वनि यंत्र एवं मस्तिष्क तीनों प्रशिक्षित होते हैं, क्योंकि बच्चा अगर मौन वाचन करेगा तो सिर्फ मन में पढ़ेगा, लेकिन बोल करके पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो दृश्य इंद्रियां हैं, आंख और साथ ही साथ जो मुख के अवयव हैं जिससे स्वर उच्चारित होते हैं, और उनका जो माइंड है वो तीनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जिससे तीनों का एक साथ अच्छे से विकास किया जा सकता है। ये महत्व आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सस्वर वाचन के अभ्यास से वाद विवाद और भाषण कला में निपुणता बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि इससे बच्चों में स्वराघात और बालाघात को भी एक तरीके से विकसित किया जा सकता है, कि किस बोलते समय आप लोग देखते हो ना कि कई बार शब्दों पर जोर दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं स्वर आघात या फिर बाल आघात, ठीक है। यानी कि कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर किन शब्दों को नहीं जोड़ देना है, ये भी बच्चे जब बोल करके उच्चारण करेंगे तभी तो समझेंगे, मन में उच्चारण करने से थोड़ी समझेंगे। तो ये सभी आप इसके महत्व के बारे में लिख सकते हैं सस्वर वाचन का। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पूर्ण विराम एवं विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या अंतर है। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप की बात की जा रही है, तो पूर्ण विराम क्या होता है, किसी वाक्य के कंप्लीट होने के बाद से, यानी कोई भी वाक्य जिसका अपना अर्थ कंप्लीट हो चुका है उसके बाद वहां पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा नाम नीरज है, तो ये वाक्य पूरा हो गया, अपना अर्थ कंप्लीट कर चुका है, तो अब यहां पर आप पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप आप लगा सकते हैं। और विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग किसी भी वाक्य में जो हर्ष होता है, जो उल्लास होता है, खुशी होती है, आश्चर्य होता है, भय होता है, इन सब की जो इमोशंस होते हैं, जो भाव होते हैं, उसको प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि वाह, तुमने कितना अच्छा नंबर लाया, तो जहां पर देखिए शाबाशी किसी को देना हो, या फिर कोई आश्चर्य की बात हो, या फिर खुशी की बात हो, हर्ष की बात हो, तो यहां पर हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। या फिर कोई दुख हो, जैसे कि ओह, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो हम लोग बोलते हैं ना ओह, तो इसके बाद से आपको यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह देना है। यानी कि इमोशंस को प्रकट करने के दौरान, खुशी दुख ये सभी इमोशंस को प्रकट करने के दौरान आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना होता है, ठीक है। और पूर्ण विराम कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम जब कोई वाक्य कंप्लीट हो जाता है, उसका अर्थ पूर्ण हो जाता है, तो वहाँ पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए किसी विराम चिन्ह को लिखिए। तो सबसे पहले आपको विराम चिन्ह की परिभाषा लिखनी होगी कि विराम चिन्ह होता क्या है। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार से हम लोग मौखिक वाचन कर रहे हैं, तो जब मैं बोल रहा हूं तो जहां पर मुझे जोर देना है या फिर जहां पर रुकना है वहां पर तो मैं रुक जा रहा हूं, इसे आप समझ रहे हैं कि हाँ ये वाक्य कंप्लीट हो गया, इसलिए यहां पर थोड़ा देर रुका गया है। लेकिन लिखित अभिव्यक्ति में जब हम लोग किसी चीज को लिख करके अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, तो इन्हीं सब चीजों को वहां पर समझाने के लिए अगले जो पठन करता होंगे उस लेख को पढ़ेगा तो कैसे समझेगा कि बोलने वाले का भाव क्या है। तो उन भावों को समझाने के लिए कहीं कहीं पर बीच में ठहराव लेना पड़ता है, और इन्हीं ठहराव को दिखाने के लिए इसे लिखित अभिव्यक्ति में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि बोलने के दौरान जो समय समय पर हम लोग विभिन्न प्रकार के किस बात पर जोर देना है, इसके अलावा कहां पर ठहराव करना है, इन सभी बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति में इन्हीं ठहराव को दिखाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। इसके आवश्यकता के बारे में बात करें तो आवश्यकता मैंने आपको बता दिया क्यों आवश्यक है, क्योंकि ताकि जो पढ़ने वाला है पढ़ करके जो अर्थ ग्रहण करेगा उस लेख का, वो समझ जाए कि बोलने वाले का भाव क्या है। जैसे कि विस्मयादि बोधक चिन्ह के माध्यम से हम लोग अपने हर्ष को, अपने खुशी को, अपने इमोशंस को वहां पर दिखा रहे होते थे, ओह ऐसा हो गया, ओह ये सभी चीजें, तो वहां पर बच्चा समझ जाएगा, अगला जो पढ़ने वाला है, कि यहां पर किसी इमोशन की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद से हमसे पूछा गया था किसी विराम चिन्ह को लिखिए, तो किसी भी विराम चिन्ह के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे पूर्ण विराम और विस्मयादि बोधक तो आप इसके पहले वाले में उत्तर में दे चुके हैं। तो इसके अलावा किसी भी अन्य विराम चिन्ह, जैसे कि दोहरा उद्धरण होता है, जैसे जिसे अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं, तो जब किसी के बोले गए वाक्य को हूबहू आपको लिखना होता है, जैसे कि आप अगर ये बोलना चाहें कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये वाक्य किसी के द्वारा बोला गया है, तो उनके वाक्यों को हूबहू जब आप कोट करते हैं तो आपको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना होता है। या फिर किसी भी मुख्य बात को लिखने के लिए अगर मैं लिखूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो पूरे वाक्य में मैंने क्या बोला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब आपको इस पूरे लाइन में लखनऊ को हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे। यानी कि किसी भी वाक्य में किसी महत्वपूर्ण पॉइंट को दिखाने के लिए आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना होता है। और जब किसी के लाइन को हूबहू आप कोट कर रहे होते हैं, किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को हूबहू आप बता रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं लिखित अभिव्यक्ति में, तो उस समय आपको दोहरा अवधारण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना होता है। तो इसमें से कोई भी आप विराम चिन्ह लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, जैसे कॉमा हो गया जिसे अल्प विराम बोलते हैं, इस प्रकार से कई होते हैं, तो आप किसी भी एक का वर्णन यहां पर कर सकते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्ताक्षर अक्ष, त्र एवं ज्ञ किन किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सभी व्यंजन हैं और संयुक्त व्यंजन की बात की जा रही है, संयुक्त अक्षर की बात की जा रही है। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जो दो या फिर दो से ज्यादा से मिला हो। यानी कि व्यंजन क्या होता है, जो ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन बोलते हैं। अब संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या हो गया कि जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिला हो उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। जैसे कि देखिए पहला दिया गया अक्ष, तो अक्ष कैसे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है क प्लस मूर्धा स से, क प्लस मूर्धा स मिलकर के अक्षा बनता है। ठीक है, त्र की बात करें तो त्र कैसे बना हुआ है, तो त प्लस र से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद से ज्ञ की बात की गई तो ज्ञ कैसे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ज प्लस य से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पहला वर्ण, पहला यहाँ पर व्यंजन ये, दूसरा व्यंजन ये, पहला व्यंजन ये, दूसरा व्यंजन ये, पहला ये, दूसरा ये य है। आप इसको एक तरीके से अ मत समझ लीजिएगा, ये य है जो च छ ज झ य जो पंचमाक्षर होता है च वर्ग में वो वाला इ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक जो संयुक्त व्यंजन है उसमें दो दो वर्ण मिले हुए हैं, इसलिए इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था किन किन वर्णों के मेल से बने हुए, तो आपको इतना ही केवल लिख देना है। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस वर्षों में प्रथम सेमेस्टर सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन सब्जेक्ट वाइज डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।